हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 दोस्तों, सब्जेक्ट मैथ का। दोस्तों इससे पहले हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पोर्शन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर सभी वीडियो आपको सीरियल नंबर से मिल जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लास 10th का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है। करेंगे हम जो है सो आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा, जो समझ में आएगा ज्यादा अच्छा से, वही टाइप का क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और ओनली फॉर 13 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे 19 का 1900 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। बस आपको एग्जाम में केवल 13 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है। जिस चैप्टर में ज्यादा पकड़ होगा वही चैप्टर से आप क्वेश्चन बनाइएगा, अन्यथा उस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे पास 19 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन कौन कौन बनने वाले हैं। बस वही क्वेश्चन आपको बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है। आपको 40 में से 40 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन से, सब्जेक्ट मैथ का सेट नंबर 1। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ आपको सोल्यूशन करते जाएंगे बोर्ड में, ताकि बोर्ड में इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, बोला कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ से क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन एचसीएफ से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 657 है और फिर 306 है। ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 9। अब हमको बोल रहा है कि यही नंबर का एलसीएम निकालिए। 657 है और 306 है, ये दोनों नंबर का एलसीएम भी प्रोवाइड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो नंबर हमारे पास दिया रहेगा, एक एचसीएफ दिया रहेगा, तो हम लोग कौन सा मेथड का अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए इसको हम लोग ये मानते हैं, ए बराबर हो गया 657 हो गया, बी बराबर इसको मान लेते हैं 306, दूसरा नंबर पहला नंबर, ठीक है। अब हमारे पास एचसीएफ तो दिया हुआ है 9। अब हम लोग प्रोवाइड, देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ लगा देंगे। अब यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर प्रोवाइड है, हमारे पास उपलब्ध है, और यहाँ पर एलसीएम निकालना कैसे हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी डिवाइड बाय एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ से हटा दिए, इधर आके भागा में हो गया, बराबर एलसीएम, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आराम से हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान है हमारे पास 657 और फिर बी का मान है हमारे पास 306, एचसीएफ हमारे पास है 9 बराबर में एलसीएम, इतना है, ठीक है। इसको हम लोग काट ही सकते हैं आराम से, दोनों में से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो दोनों कट जाएगा, लेकिन जो आपको आसान लगे काट दीजिए। 9 तिया 27, 3 9 चौक 36। अब क्या कर दीजिए, 657 गुने 34 कर दीजिए बराबर एलसीएम, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल आपका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आएगा आपका 22338। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आना ही आना है, तो आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना है, तो फिर फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से जान लेना है, ताकि आपको आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 4 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है हमारे पास 4 दिया हुआ है, और गुणनफल कर्मशः लगा हुआ है, तो जो सबसे पहले रहेगा उसका वैल्यू पहले हो जाएगा, 1 दिया हुआ, ठीक है। इसको बनाने के लिए 2 तरह से बना सकते हैं आप, एक फॉर्मूला का अप्लाई करके। यहाँ पर देखिए इसका मतलब पहले समझिए, शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, और यहाँ पर होता है अल्फा इंटू बीटा, वही शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला नंबर एक फॉर्मूला अप्लाई करके, दूसरा नंबर में अल्फा प्लस बीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें भी डाल के हम बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से बना लेते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बनाते हैं फॉर्मूला का अप्लाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस होता है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, और होता है लेकिन हमको इतना मिलता है, ठीक है। यहाँ पर के लग जाता है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा में यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा नीचे सबका सेम सेम रहेगा, यहाँ पर जो है वही सेम, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, तब ये वाला काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जगह पर सेम सेम है, तो यहाँ भी सेम सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें क्या है कि इसको अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट हम इसको इसका वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सीधे 4 बैठा देंगे, एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा ये वाला। अगर माइनस बी बाई होता है यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4/1 बराबर माइनस बी बाई ए हो गया। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 1 है, 1/1 बराबर c/a। अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो b बराबर -4 निकलेगा, c बराबर 1 निकलेगा, a बराबर ही 1 निकलेगा। हम लोग बैठा देंगे जनरल फॉर्मूला में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बहुपद का जनरल फॉर्मूला यही है। अब यहाँ पर क्या a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी देखिए, इससे छोटा ही बनेगा, एक ही बार में आंसर दे देता है। इसमें थोड़ा सा एबीसी का मान पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुपद का जो जनरल बहुपद है उसमें बैठा करके आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बोले कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा AB बराबर AC हो, AB बराबर BC हो, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 2AB। यह त्रिभुज का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक सेट में पूछते हैं, पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है। देखिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज चलिए मान लेते हैं त्रिभुज, इसमें AB बराबर AC है और कौन बी क्या है, समकोण, तो बी को समकोण मान लिया, यहाँ पर इसको ये मान लिया, इसको बी मान लिया। अब AB बराबर AC है ना, तो AB और AC दोनों क्या है, बराबर है, यहाँ पर समकोण है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये समकोण है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हम अप्लाई करके हम लोग को बनाना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे आएगा भाई, देख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कि त्रिभुज ABC में कोण B अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से हिंदी से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यहाँ सी था ना, चलिए सी, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि दिया है कि AB है वो बराबर क्या है, BC का है, AB बराबर BC। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि AB जो है वो किसके बराबर है, BC का। तो दोनों हम रिप्लेस कर देंगे, AB की जगह पर BC बैठा दे सकते हैं और BC की जगह पर AB बैठा सकते हैं। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, AB करना है। क्या करना है, AB। तो हम BC को रिप्लेस करेंगे तभी तो AB मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB को रहने देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं क्योंकि BC क्या है, AB के बराबर है। यहाँ पर भी AB एक बार और रिपीट कर देंगे, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB प्लस AB, क्या कितना हो जाएगा, 2AB स्क्वायर। यही दोस्तों प्रूव करना था, आपको 2 नंबर चुटकी में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करना मांगता है, रिवीजन जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास दूरी सूत्र से है, दूरी सूत्र को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। बोल रहा है कि बिंदु AB तथा माइनस AB के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इसको ये मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। अब पहला बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर A और B, दूसरा बिंदु दिया हुआ है -A और -B, ठीक है। चलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अब दूरी सूत्र, यहाँ से आपके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो दूरी सूत्र हमको पता है ना, दूरी सूत्र से AB का दूरी निकालेंगे, क्या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला बहुत बच्चों को याद नहीं है, क्या देख लेते हैं, देखिए ट्राई कीजिए। कितने लोग को दूरी सूत्र याद है, कमेंट कीजिए जरूर, यस या नो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, तो क्या मान लेंगे x2 और y2। अगर मान के बनाइएगा कभी जिंदगी में गलती क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह से कम लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद ये भी बैठा लीजिएगा, उसके बाद आराम से देख यहाँ पर पुट कर दीजिए, बन जाएगा एकदम सटाक के। देखिए x2 क्या है, x2 है माइनस ये भाई, माइनस x1 है हमारे पास, ये का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b का स्क्वायर, रूट अंडर माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद हमारे पास रूट हटाने का ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी रूट नहीं हटाइएगा, हम देखे हैं बहुत सारे बच्चे अपना कॉपी में पहले रूट यहीं से हटा देते हैं डायरेक्ट, अभी काम नहीं करना उसका रूट का, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रहे प्लस रहे, आगे वही a का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही रहेगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर, b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये तो बाहर नहीं, स्क्वायर इसमें हटेगा नहीं, अगर यहाँ पर रहता ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर तो हट जाता, लेकिन यहाँ पर बाहर में स्क्वायर नहीं है, तो ये इसमें रूट हटेगा नहीं, केवल इसमें हटेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई गुणांक में है, तो 4 का रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको अपने कॉपी में नोट करते हुए जाना है, खाली रजाई में घुस के देखने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एकदम पूरा नोट करते जाना है अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्रिगोनोमेट्री से है। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, अब बोला कि इसका मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है 5 नंबर में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, सभी का वैल्यू तो पता होना चाहिए। अगर वैल्यू पता नहीं है भाई तो इतना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर आपके आंख के सामने से निकल जाएगा। वैसा काम नहीं करने देना है, एकदम 2 नंबर को दबोच देना है, पकड़ लेना है। ठीक है, देखिए 2 tan 45, 45 कितना होता है भाई, tan 30 का होता है 1/√3, tan 45 का होता है 1, tan 60 का होता है √3। तो देखिए 45 का होता है 1, तो उतना हम डीलिंग नहीं मारेंगे अभी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन सीसी में सॉल्व करना है एक वीडियो में। देखिए इनटू स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रहेगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि स्क्वायर दूसरा में है, स्क्वायर इसी के साथ में। ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है भाई 1/2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए साइन 30 यहाँ पर कितना, यहाँ पर सरल कर दिया इसको, साइन 30 और cos 60 का वैल्यू एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा कंफ्यूजन कर देगा, तो थोड़ा सा सोचने लगेगा कि क्या होता है क्या होता है, तो फिर लेट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो साइन 30 का होता है उसी का उल्टा साइन cos 60 का होता है। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर वाला नीचे चल जाता है, तो हो जाएगा 1/2 इसका भी होगा तो स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने से क्या फायदा है, आपको यहीं पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको सॉल्व करिए तो सीधे सीधे काट दीजिए, एक प्लस में एक माइनस में, कोई दिक्कत है काटने में नहीं है। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप एक लाइन सॉल्व कर लीजिए, 1/4 करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखिए सॉल्व कर देते हैं, चलिए प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस 1/4, तो क्या हो गया, कटेगा तो वहीं पर, तो 2 हो जाएगा आंसर। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में देखिए भाई सिद्ध करने वाला है, सर्कल से है, मतलब वृत्त से है। तो वृत्त का एक थ्योरम था 10.2 में, है कि नहीं, तो उस थ्योरम को यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं। और है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। भाई देखिए सर्कल, सर्कल बना दिए, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग है भयानक, चलिए सर्कल बना दिए। अब इसमें बोलता है यहाँ पर एक बाह्य बिंदु लीजिए, सर्कल के बाह्य बिंदु मतलब बाहर में कहीं भी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको सर्कल से बाहर ही लेना है। तो हम ले लेते हैं एकदम जगह पे, है कि नहीं, तो यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से आप सर्कल में टेंजेंट खींचिए उस पॉइंट से। तो देखिए भाई इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, चेक में, कि बाह्य बिंदु से सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो कितने खींचे जा सकते हैं, एक इधर खींच सकते हैं, एक उधर खींच सकते हैं, बीच में तो पार नहीं कर सकते हैं, पार कीजिएगा तो थोड़ा होगा टेंजेंट, वो तो तुम्हारा प्रतिच्छेदी में चल जाएगा। तो चलिए हम लोग खींचते हैं, एक इधर से खींच दिए, एक खींच दिए इधर से। तो चलिए ये हमारे पास P बिंदु मान लिए, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, चलो ये यहाँ पर जहाँ टच किया वहां पर मान लेते हैं B। अब या तो सेंटर में तो सर्कल है, ये है, सेंटर में वो है। अब देखिए यहाँ पर इतना वो क्वेश्चन बता रहा है, केवल बोला कि यहाँ से जो भी यहाँ पर खींचा जा रहा है ये दोनों बराबर है, हमको बताना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उपाय पता लगाना पड़ेगा, तो सिद्ध करने वाला है। तो यहाँ से सेंटर से हम लोग खींचेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खींच रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त में अगर सेंटर से त्रिज्या के रूप में खींच रहे हैं, कोई लाइन खींच रहे हैं, और वह लाइन टेंजेंट जहाँ कॉन्टेक्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको बोलते हैं, उस स्पर्श बिंदु पर सेंटर से खींची गई लाइन हमेशा 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो देखिए ये रेडियस के रूप में खींच रहे हैं, और कहाँ खींच रहे हैं, सीधे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में। यहाँ से भी देखिए खींच रहे हैं सीधे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साथ ही साथ एक हम लोग क्या करते हैं, इसको जो यहाँ पर है ना पॉइंट P, यहाँ से लेकर सेंटर तक एक हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट करते हैं इसको, तब हम लोग त्रिभुज के सर्वांग समता नियम लगा पाएंगे ना। चलिए मिला दिए इसको। अब इतना काम हम लोग करना है, सीधे हम रचना कर देते हैं। ठीक है, जो हम लोग पॉइंट माने इसमें लिख सकते हैं, केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें क्या है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पर स्पर्श रेखाएं ये है। लेकिन रचना में क्या करेंगे, इसको रचना में डाल देते हैं। रचना हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB यहाँ लिख देना है। तो रचना में क्या किए हैं कि OA परपेंडिकुलर हो गया PA का, और साथ ही साथ तथा क्या हो गया, OB परपेंडिकुलर है PB का। इतना काम यहाँ पर पहले किए। उसके बाद और दूसरा काम क्या किए, OA को मिलाएं, OA को क्या कर दिए, मिलाएं, चलो मिलाएं, वो लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसको मिलाने के बाद हमारे पास एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, पूरा देखिएगा अगर सेट, तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन गया, है कि नहीं। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं
क्या सर्वांग है, सर्वांग समता नियम, कौन सा नियम लागू हो रहा है जिसके हेल्प से हम लोग इस साइड को हम लोग दिखा पाए कि पी ए बराबर पीबी है। तो जिस साइड को हमको दिखाना है उस साइड को हमको टच नहीं करना है यहाँ पर निश्चित करते समय। जो हम लोग अभी इसके अलावे जो भी हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर उसके हेल्प से हमको इसको बताना है ये हमारे पास क्या है, बराबर है इसकी भुजाएं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज कौन सा लिए और ओ बी पी, एक त्रिभुज इधर लिया एक त्रिभुज उधर लिया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में। अब क्या होता है यहाँ पर कि पहला जो है यहाँ पर एंगल, ये इधर भी 90 उधर भी 90, लिखते हैं ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये क्या हो रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का दर्शा रहा है। अब दूसरा में देखिए यहाँ पर एक कॉमन पार्ट है, क्या है कॉमन पार्ट, ओपी इस त्रिभुज में भी है और ओपी इस त्रिभुज में भी है, ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये हमारे पास कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब साथ ही साथ देखिए ये जो वृत्त है उसमें हम कहीं पर भी अगर हम त्रिज्या खींचेंगे तो त्रिज्या समान होगा। हम एक खींचे, दो खींचे, तीन खींचे, 1000 खींचे तो सबका त्रिज्या क्या होगा, समान होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यही सेंटरवास से यहाँ पर ये पर मिलाए हैं और वही सेंटरवास यानी कि वो से यहाँ पर मिलाए हैं, बी में दूसरा का स्पर्श रेखा किए हैं, लेकिन वृत्तवा तो हमारा एक है भाई, जितना इधर लंबाई होगा त्रिज्या उतना ही त्रिज्या इधर भी होगा। तो दोनों त्रिभुजवा का देखिए तो साइड त्रिज्या के रूप में काम कर रहा है और उसका भुजा के रूप में काम कर रहा है। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ये हमारा है एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं भाई, लिख देंगे यहाँ पर एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं इसलिए बराबर है। अब देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल है, एक कर्ण के रूप में है और एक भुजा के रूप में है। हम लोग पढ़े थे एक सर्वांग समता नियम, इसलिए आर एच एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बराबर समरूप सर्वांग हो जाएगा, ओ ए पी सर्वांग त्रिभुज ओ बी पी हो गया सर्वांग। अब यहाँ पर बोल रहा है जब सर्वांग हो गया है तो हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ पर बोल रहा था कि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है, कोरस्पॉन्डिंग जो भुजाएं होती है, साइड होता है, वो भी बराबर होता है भाई। तो देखिए जब ये बराबर इसका है, ये बराबर है, तो ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग हो गया ना इसका, इसका कर्ण कर्ण मतलब एक भुजा आधार आधार के रूप में, तो वो भी भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, आप तो सीधे सीपी मार देते हैं, कहते हैं लंबा चौड़ा करेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हो जाएगा पी ए बराबर पी बी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो, है कि नहीं ट्रायंगल का। यही तो प्रूव करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हो गया, ओहो, इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य दिखाते हैं, मतलब बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब जो निकाले हैं वो बल्ब खराब है, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा कंडीशन एक और दिया है, बोला कि यह बल्ब खराब नहीं है उसकी क्या प्रायिकता है। तो दोनों की प्रायिकता निकालना है, ठीक है, संभावित व्यक्त करना है कि अगर मान लीजिए जो निकाले हैं वो खराब हो गया तो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो जितना खराब बोल रहेगा उसी में निकल सकता है, और अच्छा बोल की बात करेगा तो जितना अच्छा बोल रहेगा टोटल उसी में से निकल सकता है अच्छा बोल। तो हम लोग प्रायिकता बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। चलिए फिर अच्छी तरह से हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। बोला कि टोटल जो है 20 बल्ब है, कितना है 20 बल्ब है, ठीक है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, कुल बल्बों की संख्या, हमारे पास है 20, ठीक है। अब उसमें से खराब बल्ब टोटल कितना है जी, अब खराब बल्ब है, खराब बल्ब 4 गो है भाई, इसमें मिक्स था, विषय में मिक्स था, तो बताए तो खराब नहीं है वो कितना है, खराब नहीं कितना है, खराब, आप उसको सही बल्ब बोल सकते हैं, खराब नहीं वाला बल्ब, तो 20 टोटल है, उसमें से 4 घटा देते हैं, यानी 16 बल्ब हमारे पास क्या है, सही बल्ब है। खराब नहीं वाला बल्ब है 16 ठो और खराब बल्ब था 4 ठो, तभी 16 4 20 को कुल बल्ब हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर, प्रायिकता ज्ञात करना है कि यह बल्ब खराब हो गया है, निकला वो माल खराब, प्रायिकता सीधे सीधे मारते हैं, खराब बल्ब का क्या, खराब बल्ब क्या हो जाएगा भाई, खराब बल्ब अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितना है, खराब बल्ब जो यही था, कुल बल्ब इसी में से निकला होगा, तो 4 हो गया। अब टोटल कितना था, तो टोटल हमारे पास था 20, कितना था 20, 20 बल्ब उसी में इंक्लूड था ना, लेकिन 4 में कितना था, खराब वाला था। अब इसको काट कूट करते हैं, 4 कम 4 4 5 20, यानी कि 1/5 जो
संभावना है, प्रायिकता है। देखिए सही है गलत है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये सही है। ठीक है, इस तरह भी जांच करने का नियम है बी में। अब प्रायिकता निकालने बोल रहा है कि खराब नहीं वाला, खराब नहीं है, खराब नहीं है वही बल्ब। चलिए खराब नहीं वाला बल्ब कितना हो जाएगा, तो टोटल 16 बल्ब था, 16 में से कोई एक तो निकला होगा, किस्मत वाला है कि नहीं, क्योंकि 16 बल्ब सही था, सही में से कोई भी निकल सकता है, सही 16 में से, तो 16 लिखना पड़ेगा। और टोटल कितना था, 20 था, तो 20 का कि टोटल इंक्लूड खराब सही दोनों इंक्लूड था वहां पर। 4 से 16 5 के 20, यानी कि 4/5 जो हिस्सा है प्रायिकता है वो क्या है, हमारे पास सही बल्ब था, खराब नहीं था। ठीक है, लेकिन समझिए अगर जब भी खराब हाँ और ना में दोनों का आंसर निकालने बोलेगा, तो हम लोग दोनों को जोड़ के देखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। अगर एक आ गया तो समझ लीजिए आप कि आपका प्रायिकता सही निकला है। देखिए यहाँ हाँ और ना वाला दोनों निकाले हैं। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 4/5 प्लस 1/5 यानी कि 5/5 बराबर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। दोस्तों जांच करने का तरीका भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। बच्चे तो याद करना तो बहुत जानते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। अब सेक्शन बी का हम लोग जो सॉल्व करने जाएंगे वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर 2-2 मार्क्स का था, अब हम देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाला। इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो जहां पर q क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन हमारा पास चैप्टर क्या होता है, एक्सरसाइज 1 का ही है, चैप्टर 1 है कि नहीं। तो देखिए हम लोग देखते हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जब यहाँ पर तो 4q वाला दे दिया है, 4q वाला क्वेश्चन में हमारा 6q वाला था। ठीक है, इस 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में हमको क्या करना है, दिखाना होता है। ठीक है, विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, इसको हमको दर्शाइए, एकदम सिद्ध करके दिखाइए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, तो उसी से हम लोग बनाएंगे, उसी का फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर पहले हम लोग मान लेते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सभी क्वेश्चन को एक ही साथ बनाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से आएगा क्वेश्चन तो सम वाला सकता है, विषम वाला भी, दोनों में कोई आ सकता है। ठीक है, देखिए मान लेते सबसे पहले, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और तथा क्या है साथ में, देखिए अब बी का मान, देखिए हमारे पास फॉर्मूला बताएंगे भी कैसे हम लोग लिखना है सबसे। अब यहाँ पर देखिए बी का जो मान है वो आपको क्वेश्चन में ही छुपा होता है, अपने बी का मान लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये लिखा हुआ है 4q+1, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ए बराबर BQ+R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो लिख लेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक बन रहा है, लेकिन उसमें जो बी है वो भी कोई नंबर ही होता है, तो वो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है तो लोग 4 लेंगे, अगर 6 दिया था तो 6 लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे B=4। ठीक है, अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है कि नहीं, से हमारे पास क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर BQ+R, जहां पर हमारे पास R का कंडीशन क्या होता है, 0 से इक्वल टू बराबर हो सकता है हमारे पास R, और कहां से, B से छोटा होता है। B से अगर B के बराबर हो जाएगा फिर से 4 से कट जाएगा, लेकिन B से क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम 4, B का वैल्यू 4 रखते क्या बनता है, ए बराबर 4q+R, बी के जगह पर 4 बैठा दिए, यहाँ 4 लिए ना, तो 4 बैठा दिए, तो ए बराबर बी 4q+R बन गया। अब जो आर का जो वैल्यू है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, सो देखिए आर का वैल्यू हमारा हो सकता है, देखिए यहाँ अगर जितना यहाँ रहेगा, मान लीजिए 6 रहता तो आर का वैल्यू 5 तक आ सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन चर्चा करना मांगता है, क्योंकि जो बच्चा अचानक देखेगा वो तो कैसे कैसे आर का वैल्यू ले रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 तक लेते हैं, यहाँ पर 4 है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 0 1 2 3 तक रुक जाएंगे। अगर 4 रहता रिमाइंडर कभी, देखिए जिससे भाग देंगे उतना कभी रिमाइंडर बचता है, नहीं बचता है ना, इसलिए उससे नीचे बचेगा। अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 3 भागा यहाँ पर 10 दे रहे हैं, तो 3 3 9 एक बच सकता है। अब यहाँ 3 से भागा देंगे क्या, यहाँ कभी 3 बचेगा, फिर तो 3 एकम 3 में कटिए जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कभी जितना से हम लोग भाग देते हैं उतना कभी नहीं बचता है, उससे 2 तक बच सकता है। देखिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन कभी 3 नहीं बचता, 3 फिर 3 कम 3 एक बार में कट जाएगा। इसको समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब आर का मान जब हमारे पास 4 केस आ गया है, तो सभी केस में हम लोग बैठा करके देखेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू किस तरह का दे रहा है। जब आर का वैल्यू सम है तो हमारे पास किस तरह का देगा, कब सम देता है कब विषम देता है। ठीक है, तो आर पर देखते हैं, इस पर केस पर जांच करते हैं, यार ही आर के रूप में हम लोग जांच देंगे। पहले आर बराबर लिखेंगे 1, केस 1 में
आर बराबर क्या 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस आर के जगह 0 बैठा दी, यानी क्या आ गया 4 क्यू। अब इसमें देखिए तो क्यू का मान आप कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 क्या देता है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा दे रहा है सम पूर्णांक, क्या दे रहा है सम संख्या है, क्या दे रहा है सम संख्या दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर केस 2 में जहां पर आर बराबर हमारे ले लेते हैं 1, तो ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस 1। अब ये क्या देता है तो देखिए, अगर हम क्यू के जगह पर 0 रखते हैं 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब विषम संख्या। 2 रखते हैं 4 दूनी 8, 8 देखिए 4 गुने 2 प्लस 1 क्या हो गया 4 दूनी 8 9 हो गया, यानी कि 9 भी क्या है विषम संख्या है। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी संख्या बैठा लीजिए इसके जगह पर तो आपको विषम संख्या ही मिलने वाला है। देखिए आप 3 बैठा लीजिए, 4 दिया 12 प्लस 1 13, 4 तो 16 प्लस 1 15 17, तो हमारे पास क्या हो रहा है विषम संख्या का भंडार लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको विषम संख्या, क्या बोल सकते हैं, चलिए विषम संख्या है कि नहीं। चलिए ठीक है, विषम संख्या हो गया। अब तीसरा हम लोग केस 3 लेते हैं, केस 3 आर बराबर ले लेंगे 2 लेते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस में 2। देखिए भाई जब इसी में एक बैठाने पर सम दे रहा विषम दे रहा था, तो मान लीजिए 2 बैठा है उसमें जोड़ ऐड करेंगे तो सब सम सम दे देगा। 0 4 इंटू 0 प्लस 2 2 होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 3 4 12 2 14, 4 16 2 18, यानी कि ये दे रहा है सम संख्या, क्या दे रहा है सम संख्या दे रहा है, सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब केस नीचे देखते हैं, केस 4 इसमें बैठाते हैं बराबर 3, तो ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस में 3। अब यहाँ पर देखिए फिर भी सम देगा, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा, एक एक संख्या जोड़ेंगे तो हमारे अल्टरनेट ही मिलता है, एक के बाद सम फिर विषम फिर सम फिर विषम, ये हमारा ऑटोमेटिकली देगा विषम ही, क्या देगा विषम का ही, एक ठो बढ़ा रहे हैं आगे विषम संख्या। अब इसको ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सम दे रहा है, कौन कौन विषम दे रहा है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या जो क्वेश्चन में पूछा था वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो धनात्मक पूर्णांक एक है वो 4 क्यू प्लस 1, तो 4 क्यू प्लस 1 भी यहाँ पर आ गया, 4 क्यू प्लस 3 भी आ गया। यहाँ पर देखिए तो 4 क्यू प्लस 3 ये जो माने हैं ये वो हमारा 4 क्यू प्लस 3 के रूप में भी आ गया है और 4 क्यू प्लस 1 के रूप में भी आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण 2 और 4 से हमें स्पष्ट पता चलता है कि एक धन 4 स्पष्ट करता है कि एक धनात्मक पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप में होता है। यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं साइड में, इधर दिखेगा बढ़िया से। समीकरण 2 एक में नहीं दे, एक में सम है, 2 में भी सम है और फिर 4 में है, तथा 4 से हमें यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। यही हमको दिखाना था भाई, इतना तो लिखना पड़ेगा कम से कम। आप देखिए इसमें कुछ नहीं, खाली एक ठो याद रखना है, बाकी में जितना यहाँ पर दिया रहेगा उतना ठो यहाँ पर रेडियस पहले क्या होता है रिमाइंडर निकाल लेना है पहले, उसके बाद हर एक रिमाइंडर से हम लोग जांच करके देखेंगे कि किसमें सम है किसमें विषम है। दोस्तों ऑटोमेटिकली एक पहला में सम देगा, दूसरा में विषम देगा, तीसरा में फिर सम, चौथा विषम, फिर जो जो विषम वाला था या विषम पूछा था तो विषम वाला खाली छाटेंगे। देखिए विषम यहाँ पर भी विषम यहाँ पर भी, बस 2 4 से विषम मिला था तो वही लिखती है। हमें पता चलता है कि ये कोई भी पूर्णांक धनात्मक लेते हैं तो ये हमारा इस रूप में देगा ही देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 है और 4x माइनस वाई बराबर 4 है, तो ग्राफीय विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देगा आपको एग्जाम में, बहुत ही कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको केवल कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्वेश्चन को बनाने का तरीका, बहुत लोग ग्राफ रहे कौन ग्राफ कितना खींचेगा, तो ऐसे बहुत लफड़ा है। इसे देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे एक्स वाई का। हम लोग क्या करते हैं जिसमें हम लोग खींचेंगे लाइन, उस लाइन का हम लोग वैल्यू पर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग फटाफट देखिए, युग्म दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व करके हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो उसका x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला नंबर, पहले हम इससे समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है। इसको ये 1 है, ये क्या है 2 है, तो समीकरण 1 से हम लेते हैं फ्रॉम 1 से, तो क्या करेंगे देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो y बराबर क्या निकाल सकते हैं, y बराबर 2x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इससे हम क्या बनाएंगे, थोड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बिना बनाए हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
चलिए बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर एक्स लिखते हैं, यहाँ पर वाई लिखते हैं। अब देखिए हम इस समीकरण में एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाई बराबर, देखिए यहाँ एक्स का मान पुट करना है, तो पहले हम लोग जीरो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? जीरो लेते हैं, ठीक है, सबसे सरल तरीका। तो यहाँ पर जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? -2। चलिए -2 लिख दिए। अब यहाँ पर लेते हैं एक, क्या लेते हैं? एक। तो 2 × 1, देखिए y बराबर 2 × 1 - 2, मतलब 2 - 2 0। अगर यहाँ पर एक लिए तो यहाँ आज जीरो आ गया, चलो कोई बात नहीं, आने दो। एक लेने पर यहाँ पर जीरो आ गया। अब एक और बोलते हैं 2 लेते हैं, अगर 2 दूनी 4 - 2, अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं एक्स का तो यहाँ पर देता है y का वैल्यू कितना देता है? 2 देता है। बस इतना ही खींच दीजिए। अब हम लोग समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 4x - y = 4 लिखा हुआ है, यानी कि लिख सकते हैं y = इसको y को उधर जाते हैं तो 4x - 4 हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले जीरो लेते हैं। अगर x का मान 0 रखें तो y का मान -4 हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 4 × 4 - 4 0 हो गया। x का मान 1 रखने पर y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए 4 × 4 फिर -4 0 हो गया। 2 रखते हैं 4 दूनी 8 में से 4 गया, 2 रखते हैं तो 8 में से 4 4 हो गया। चलिए इतना खींचते हैं हम। अगर ध्यान से अगर आप देखें इस दोनों बॉक्स में तो कुछ आइडेंटिकल मिल रहा है क्या? 1 0 1 0, यहीं पर साफ साफ पता चल गया कि कितना इजी था कि 1 0 1 0 मतलब यहीं पर पॉइंट कटने वाला है। एक्स का मान 1 और y का मान 0 मिलने वाला है, तो कितना सरल हो गया। तो हम सबसे पहले इसको ग्राफ खींचे तब तो जहां पर कट रहा है। चलिए ग्राफ खींचते हैं, ऐसे बनाते हैं। ऐसे हम, आप लोग तो बनाइए, थोड़ा बना के प्रयास कीजिएगा अपने ग्राफ कॉपी में तो बेहतर होगा। हम यहाँ पर बोर्ड में खींच रहे हैं तो इधर उधर भी भाग सकता है लाइन। देखिए पहले हम लोग एक्स और लेते हैं। एक्स का हम लोग कहाँ तक वैल्यू लेंगे? एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 2 है। चलिए एक्स का वैल्यू 2 है, प्लस में ही होगा 1 2 3 मान लेते हैं। इधर भी -1 -2, इधर भी हो गया -1 -2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। वाई का वैल्यू सबसे ज्यादा कितना है? 4 तक गया है ना। यहाँ पर भी लेते हैं एक ठो और, चलिए 4 तक हाइस्ट गया था, ठीक है। अब इतना हम लोग काम कर लिए ताकि सभी का वैल्यू यहाँ आ जाना चाहिए, इसलिए हम लोग सबको देख देख करके सबसे हाईएस्ट पॉइंट का वैल्यू हम लोग नोट करते हैं और फिर यहाँ पर मार्किंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग इस समीकरण 1 से ग्राफ 0 - 2, यानी कि x का मान 0 y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2। चलिए यहाँ पर हो गया y का मान -2, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो -2 है y का ना, तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 y का मान -2, y का मान -2 ना, यहीं पर तो हो जाएगा। x का मान 0 यहीं पर हो सकता है। अब दूसरा में बोला कि 1 0, तो x का मान 1 y का मान 0 यहाँ पर हो सकता है। तीसरा में है 2 2, x का मान 2 y का मान 2, तो चलिए यहाँ हो सकता है, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है। तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है दोस्तों ऐसे बनने वाला है। चलिए बना दिए, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0x है y -4 है, भाई y -4 है ना, तो और नीचे आना पड़ेगा ना, -3 हो गया -4 हो गया। यहाँ पर पॉइंट है भाई y डैश में आ जाएगा, y डैश -4 एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? 1 0, यानी कि यहीं पर। तीसरा बोला कि x तरफ 2 y तरफ 4, x तरफ 2 y तरफ कितना हो गया? 4। भाई देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, सो यहाँ से ऐसे खींच के यहाँ पर पहुँचाना है ना। चलिए अब यहाँ से खींचते हुए जाएंगे, ऐसे खटाकर खटाकर खटाकर, देखिए पार हो गया, यहाँ पर आता। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए दोनों वैल्यू कहाँ पर कटा, दोनों मतलब लाइन लाइन यहाँ पर कटा तो वैल्यू हमें से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों लाइन प्रतिच्छेद करती है पॉइंट पर, कहाँ पर? प्रतिच्छेदी पॉइंट आ गया, प्रतिच्छेदी पॉइंट बिंदु। वन जीरो है तो इसलिए एक्स का मान क्या 1 हो गया, वाई का मान क्या ना हो गया 0, आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा वैल्यू आएगा नहीं एग्जाम में, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि एपी से क्वेश्चन है। एपी से क्वेश्चन है, बोला कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है।
जिसका 11वां पद कितना है आपका 38 है और 16वां पद 73 है भाई। तो हमें क्या कर देखिए जो दिया पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। हमें निकालना है A31 निकालना है। देखिए पहले बहुत लोग एन और कहाँ एन निकालना है कहाँ एन निकालना वहीं पर कंफ्यूजन करता है। कौन सा पद बोले कौन सा पद इतना होगा इतना है तब आप वहां पर एन निकालिएगा। अब लिखे रहेगा इसलिए 15वां पद 16वां पद इस तरह से लिखा रहेगा तो आपको वहां पर एन निकालना है। ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां पद दिया कि A11 दिया हुआ है कितना 38 और दिया हुआ यहाँ पर A16 16वां पद A16 दिया हुआ है 73 याद रखना। ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों देखिए सॉल्व करिए बढ़िया से। पहले A11 क्या होता है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लोग शॉर्टकट जानते हैं अगर हम लोग को इस तरह का वैल्यू पता रहता है तो हम लोग आराम से देखिए ये 2 रहता है A प्लस डी हम लोग लिख देते हैं सीधे सीधे A1 बराबर ये मानते हैं A2 अगर A3 रहता है तो हो जाता है A प्लस 2D यानी कि यहाँ जितना रहेगा उतना कम एक कम करके यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट में निकल जाता है समीकरण बदल जाएगा। यहाँ पर बैठाना थोड़ा सा लंबा लगता है ठीक है थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देते हैं। यहाँ पर चूंकि A11 बराबर 38 है इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38 समीकरण 1 मान लिया इसको। एंड दूसरा क्या है A16 बराबर कितना है 73 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि A15 बराबर क्या हो जाएगा 73 और सॉरी बीच पर शॉर्टकट मार देते हैं A प्लस 15D है ना बराबर 73। हमारे पास दो समीकरण बन के तैयार हो गया। अब हम लोग जानते हैं दो समीकरण को सॉल्व करने की आइडिया हमें तो पता है तो हम लोग क्या करेंगे बड़ा वैल्यू यहाँ पर छोटा यहाँ पे उल्टा माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास माइनस में आएगा। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73 उसको नीचे लिखते हैं A प्लस 10D बराबर 38 माइनस करते हैं माइनस किए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 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 ये कट गया बचा यहाँ पर 5D यहाँ पर बनेगा 8 8 जब आप 5 3 सॉरी 5 ना 5 3 35 हो जाएगा 5 5 7 35 आने की डी का मान आ गया 7 कितना आ गया 7। अब जिससे हम लोग यहाँ पर पुट करके ए का मान निकाल सकते हैं इसलिए A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38 A प्लस 70 बराबर 38 A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70 A बराबर क्या जाएगा घटाने पर 38 40 30 यानी कि हमारे पास माइनस 32 आ गया कितना आ गया माइनस 32 ये का मान है कि नहीं। अब ये का मान निकल गया डी का मान निकल गया हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं ये 31 ये 31 का वैल्यू पूछ सकते हैं A प्लस 30D हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्योंकि एक कम करके लिखना होता है। अब ये का मान हमारे पास आ गया माइनस 32 प्लस में 30 इंटू डी का मान है 7 माइनस 32 प्लस में 7 21 हो गया 210। अब घटा करके लिखते हैं कितना हो जाएगा भाई तो यहाँ इसे लेके 65 हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 0 7 3 10 ना 7 1 178 ठीक है कितना हो जाएगा 178 यानी कि ये 31 हमारा आ गया 178 आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश हो गया। 11 हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले दोस्तों तो आराम से एकदम वीडियो को पूरा दिल थाम के देखिए। ठीक है एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है सभी क्वेश्चंस को बताएंगे आराम आराम से धीरे धीरे लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना जोर शोर से करना है कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 7.3 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालना है क्वेश्चन आ गया है उसका क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया। ठीक है तो देखिए और ये एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एग्जांपल से भी क्वेश्चन तो जरूरी नहीं कि आप केवल किताबी कीड़ा बनिए आप केवल एक्सरसाइज वाला कीड़ा मत बनिए। ठीक है आपको उसके बाहर भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसका राइट है कि 25% आपको इन एग्जाम्पल वगैरह से प्रीवियस ईयर से भी डाल सकता है। ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा अपने तरफ से सतर्क रहना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है देखिए त्रिभुज दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है त्रिभुज निकाल दिया है कि नहीं ABC कोई दिक्कत है। अब ये का मान हम देखिए लिखते हैं 1 माइनस 1 बी का मान लिखते हैं हो जाएगा -4, 6 सी का मान लिखते हैं हो जाएगा -3, -5। ठीक है अब देखिए हम लोग कैसे आराम से निकालते हैं। अब इसको मान देखिए सबसे पहले बनाइएगा तो कम से कम ये वाला जरूर देख लीजिएगा बैठा लीजिएगा पहले उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 चिन्हित करना ना भूलिएगा दोस्तों। चिन्हित अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं पर एक माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी जल्दीबाजी हड़बड़ाने का काम नहीं करना है वहां पर आपके पास काफी समय रहेगा। अगर आप अपने आप पर फोकस कीजिएगा केवल अपना क्वेश्चन आंसर में तो आपको काफी समय लगेगा कि हमें बहुत सारा समय मिला हुआ है। ठीक है तो 1.5 घंटा में 13 क्वेश्चन बनाने आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज का फॉर्मूला लिख लेते हैं
ताकि अगर फॉर्मूला ही याद ना रहेगा तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। होता है त्रिभुज का फॉर्मूला एरिया ट्रायंगल ए बी सी, हम सीधे शॉर्टकट मार दे रहे हैं, होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अगर बोलता हमारे पास त्रिभुज समरेखीय है तो यहाँ पर हम इसके बराबर फिर 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर किसी का मान निकल रहा था, के रहता है, यहाँ पर के वो लिखा रहा था। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका दोस्तों समझ लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लीजिएगा, उसको ब्रैकेट दे देना है, फिर y माइनस y का y कर लेना है, y लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए 23 31 12, 23 31 12। ये आपका क्या है याद करने का, पहले लिख लीजिएगा x वाला, उसके बाद x1 x2 देखिए सीरियल नंबर से है, और y जो है तुम्हारा आपका है 2 3 7 23 31 12। ठीक है, तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, ताकि साथ से सारे बच्चे कम समय में अच्छी तरह से सेट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हाफ हो जाएगा, x1 कितना है, अच्छा यहाँ पर इंडिकेटर नहीं किया ना, तो इंडिकेट कर लेते हैं, x1 y1 यहाँ से मिलेगा, x2 y2 यहाँ से मिलेगा, x3 y3 यहाँ से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखते जाइए और फटाफट लिखते जाइए। x1 देखिए भाई कोनवा में है ये, y2 देखिए यहाँ पर इस कोनवा में है 6 माइनस y3 कितना है -5। जब माइनस पहले से रही और फिर माइनस से आई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, है कि नहीं, 5 हो गया, प्लस x2 -4। चलिए -4 इसको कहते थे, डायरेक्ट -4 भी लिख सकते थे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y3 कितना है, y3 -5 है, -5, y1 कितना है -1, देखिए -1 फिर +1 करते हैं सीधे, प्लस में x3 कितना है, x3 देखिए यहाँ -3 है, -3 हो गया, फिर y1 -1, फिर y2 माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, इधर से ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट बंद, 6 + 5 × 1 हो जाएगा 11। ठीक है, -4 गुने -4 ये हो जाएगा, देखिए -4 प्लस माइनस माइनस, और फिर -5 + 1 -4। बहुत बच्चा यहीं पर गड़बड़ी कर देता है, कहाँ कहाँ गुना कर देगा पता ही नहीं चलेगा। प्लस हो जाएगा, फिर 3 × -7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1/2 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 16 अब हो जाएगा प्लस 7 21, 1/2 11। अच्छा जोड़ के लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 7 8 8 हो जाएगा, 2 3 4 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुने 48 24 टाइम्स में कट जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो हमारे पास क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हमारे पास यूनिट लिखना जरूरी है। तो ये यहाँ लिखेंगे वर्ग, स्क्वायर का हो गया वर्ग, और यूनिट नहीं दिया इसलिए हम लोग कुछ मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं मात्रक हो जाए। इसको लिखना बहुत जरूरी है, अगर इसको नहीं लिखेगा तो नंबर काट भी देगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ध्यान से रखना है। अब इस तरह से हमारा 24 वर्ग मात्रक आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्या बताए तुझे मेरा क्या हो गया, दीवाना हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 कंप्लीट। 12 नंबर बोल रहा है, देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, बोला sin a प्लस cos स्क्वायर, ये cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, ये प्रूफ करना है दोस्तों। चलिए देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने वाला। तो हम ये सब फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं, 12 नंबर, ज्यादा लेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। sin a प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर cos a प्लस sec a का स्क्वायर, इसको तोड़ करके हमें प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। जैसा कि आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास अवेलेबल हो सकता है। देखिए इसमें a + b, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पहले हम लोग खत्म कर देते हैं, होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर को लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर, अच्छा सॉरी cos तो यहाँ नहीं है, cos लिखते रहे, cosec स्क्वायर a प्लस 2 × sin a 2ab हो जाएगा cosec a। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इतना तोड़ना है, आगे भी इसको भी वही हल करेंगे। चलो इसको भी वही हल करते हैं, cos स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर पर लिख दिए। ठीक है, sec स्क्वायर a प्लस 2 × cos a × sec a।
अगर इसका फॉर्मूला आप याद नहीं रखे हैं दोस्तों, तो फिर आपका तो क्वेश्चन प्रूफ हो ही नहीं पाएगा। तो कम से कम ये जितने सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन 8 पॉइंट का है ना, सबको कम से कम 2-3 बार आप बना लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका अलग अलग है। तो सोचिएगा कि यह ऐसा सभी क्वेश्चन को और क्वेश्चन को बनाएंगे, तो फिर वहां पर आप बच रहेगा। तो पहले बनाने से पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करना लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर बनाए हुए रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको कोई झिझक भी नहीं, कोई डर भी नहीं होगा ना, तो बीच में फंसने लगेगा कि कहाँ कैसे आगे, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें। चलिए अब ढूंढते हैं। यहाँ पर एक साइन स्क्वायर ये, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ये, दोनों को जोड़ी लगाते हैं। साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये को जोड़ी लगा दिए। चलिए दोनों को जोड़ी लगा दिए। अब इसको हम लिख देते हैं सही, कॉसेक स्क्वायर ये प्लस, देखिए यहाँ पर 2 इंटू साइन ये इंटू कॉसेक। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो गया। जितना भी सारा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिखते जाते हैं, यहाँ पर लिखते जाते हैं। फॉर्मूला होता है साइन ये इंटू कोसेक ये का मान 1 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, इसलिए दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1। एक और होता है यहाँ पर कॉस इंटू सेक का होता है, कॉस ए इंटू सेक ये रहेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 2 इंटू ये दोनों को देखिए मैच कर रहा है यहाँ से, तो हो जाएगा इंटू 1, ठीक है, प्लस ये तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर सेक उतार देते हैं इसको एक बार, सेक स्क्वायर ये प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, 2 गुना 1 हो गया। चलिए ठीक है। अब दोस्तों ये भी पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ये, यहाँ लिखते आते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस, अब कोसेक स्क्वायर यहाँ पर देखिए लगातार 3-4 फॉर्मूला एकदम कचाकच भरती है, अप्लाई हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, ऊपर में तो पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। देखिए कोसेक स्क्वायर ये का होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ये, ठीक है। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ये, कोसेक स्क्वायर ये। एक और देखिए यहाँ पर सेक का भी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ये। इतना 1 ठो 2 ठो 3 4 5, इसमें 5 फॉर्मूला अप्लाई हो गया है एक ही क्वेश्चन में, सोचिए। इसीलिए सारा फॉर्मूला तभी याद होगा जब इस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, ठीक है। अब 1 हो गया यहाँ पर, इसका दोनों का वैल्यू 1 हो गया। अब कोसेक स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस 2 प्लस सेक का भी वही है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं आगे, प्लस यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर लिख दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस 2, ठीक है। अब हो जाएगा 1 1 2 2 4 5 7, 7 होकर 7 ले दिए प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस टेन स्क्वायर ये, यानी कि देखो ये और ये सबको जोड़ के लिख दिए। अब इसको उल्टा भी यहाँ पर मिलाना है, इसे 7 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस कोट स्क्वायर ये, इसे मिला करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इस तरह से, इस तरह से आप 2-3 बार हमेशा प्रयास करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, ये 12 नंबर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 नंबर हमारे पास में बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, जिसमें केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना की। दोस्तों ये तो रचना वाला है, लेकिन हम इसका फिगर थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे फिगर बनेगा। उसका जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे रचना करना है। तो इसका हम एक अलग वीडियो लेकर के जब सारा सेट अपलोड हो जाएगा नेट में, तब हम एक सीरियल नंबर से सारा सेट में इस तरह का एक क्वेश्चन सभी सेट में आएगा, ठीक है। तो सारा सेट मिला करके हम 5 क्वेश्चन बना करके एक ही बार नया वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल फिगर बता देना इसका। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, हम लोग पहले हाल में नापेंगे 6 सेंटीमीटर कितना होता है, पहले नाप लेंगे, उसके बाद हम लोग गोल कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि नापने पर ये हमारा गोला बन गया। चलिए हो गया, ये हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर एक क्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। चलिए यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर, अच्छा यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, वो थोड़ा छोटा ही होगा। चलिए यहाँ तक खींचे, वो है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ये मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस पर एक स्पर्श रेखा 2 जोड़ा खींचना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, और बराबर होना चाहिए। तो ऐसे नहीं दिमाग करना है कि यहाँ से ऐसे खींची है ऐसे खींची, ऐसा नहीं करना, रचना करके करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग पहले आधा करेंगे। सबसे पहले हम आधा कैसे करेंगे, अगर ये 10 है तो मैं आप आधा 5 होता है, 5 से
6 फिर 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर 7 तो 6 से ऊपर 5 से ऊपर जितना ले सकते हैं 7 6 लीजिएगा, अच्छा रहेगा 6 ले लीजिए। और यहाँ से फिर एक ऐसे काटिएगा, फिर यहाँ से भी एक ऐसे काटिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी लीजिएगा, फिर एक ऐसे कटेगा, फिर वही उतना ही माप में फिर यहाँ ऐसे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसे मिला दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट बनेगा, वही मिड पॉइंट का हमारा काम था। फिर ये मिड पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले नाप लीजिएगा, तो इधर नापिए चाहे इधर नापिए, पहले प्रकार को बढ़िया नाप के बैठा लीजिएगा। और फिर इसमें फिर ऐसे ऐसे सर्कल मार दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या कर दीजिएगा, इसको सर्कल बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। बन जाएगा सर्कल। अब देखिए यहाँ पर एक कटा पॉइंट, एक पॉइंट कहाँ कटा, यहाँ पर कटा। अब दोनों यहाँ पर कटा, वहां से मिलाइए, ऐसे करना है। फिर ऐसे देखिए यहाँ ऐसे करना है, ठीक है। तब जाकर के आपका क्या बनेगा, फाइनली बनेगा। यहाँ पर हो गया ए बी सी डी, जो जो पॉइंट मानना है मान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाए, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लिए जो 10 सेंटीमीटर दूर था। और वहां से पहले उस लाइन को, इस लाइन को आधा किए। आधा कैसे होता है, जितना रहेगा उससे थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, आधा से ज्यादा, ठीक है। 10 था तो 5 से ज्यादा लिए, 6 लिए। अब यहाँ इसको काट दिए, पहले काटे और यहाँ पॉइंट मिला, उस पॉइंट से फिर यहाँ पर ये सर्कल बनाते हैं, यही एकदम यहाँ टच होना चाहिए, यहाँ भी सेंटर में भी और यहाँ भी ऐसे गोल घुमाए, यहाँ जहाँ कटा और वहां से और फिर शुरू वाला से मिला दिए ऐसे, तो बन गया आपका एक रचना हो गया, ठीक है। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ है 13 नंबर, हो गया 14 नंबर। 14 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, देखिए एक घड़ी है, उसका जो क्या है, मिनट की जो लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई घड़ी है, उसमें यहाँ से ये लंबी सुई है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए पहले कहाँ था, 12 के पास था। अब यहाँ पर ये जो घड़ी है 5 मिनट में कहाँ जाएगा, एक के पास आ जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना 5 मिनट, 5 मिनट में देखिए 5 मिनट लगा है, यहाँ से यहाँ 5 मिनट हुआ है। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, एंगल निकालना है अभी। और ये कितना है, सुई जो है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का सुई है। अब बोलता है कि ये बताइए कि यहाँ सुई था पहले 12 के पास, 12 से आ गया है 1 के पास, तब ना 5 मिनट हुआ भाई। तो 12 से 1 के पास पहुंचने में उसका कितना डिग्री का एंगल रोटेशन हुआ। तो देखिए टोटल जब एक चक्कर घूमता है तो 360 डिग्री बनता है ना। अब उसमें से वो कितना घुमा है, तो 360 को 12 से भागा दे दीजिए, तो 60 से भागा दीजिए, तो एक पर 1 मिनट का निकाल लेते हैं। अगर 360 पूरा एक चक्कर लगाने में 60 डिग्री से 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 60 हो गया, 0 कटेगा, 6 36, यानी कि वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 6 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। तो हमारे पास कितना मिनट घूम गया, 5 मिनट। तो 5 मिनट कितना, 6 5 30, यानी कि 30 डिग्री एंगल बना देगा। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल सब्टेंडेड बाय मतलब जो घड़ी का सुई है, उस सुई के द्वारा कितना 30 डिग्री का एंगल बनाया गया। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास ऑब्जर्व हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइड जो है वो त्रिज्या, जब सर्कल के रूप में घूमेगा तो त्रिज्या बनाएगा। तो त्रिज्या हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला कि इस जो रचित क्षेत्रफल, इसका जो यहाँ से जो यहाँ आया, तो छोटा सा जो पार्ट था, छोटा जो पार्ट था, उस पार्ट में कितना क्षेत्रफल घेर लिया, ठीक है। तो जब भी देखिए अगर पूरा सर्कल मानिएगा तो एक त्रिज्या द्वारा खंड किया जा रहा है, तो उसको त्रिज्या खंड बोल सकते हैं, यानी कि त्रिज्या खंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा हम। और क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल लगा देंगे, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल था, इसे पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि था तो 2 पाई आर लगाते हैं कि नहीं। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, टोटल कितना है 360, यहाँ पर जाएगा 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 कट गया, 3 12 से 12 से 36 में 12 12 में कट गया। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 गुना 12, 11 गुना 22। अब 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 कम 2, 2 3 6 है कि नहीं। 154 हो जाएगा बटा में 3 है कि नहीं, 154 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे, 14 कम 14 4 हाथ में 1 कम 14 15, ठीक है। अब इतना हम काटने पर हमारे पास क्षेत्रफल इतना आया। अब क्षेत्रफल इतना आया तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल है, लिख सकते हैं घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमको सॉल्व करना जल्दी, केवल कैसे सॉल्व होगा वो बताना था, ठीक है। चलिए 15 को बताएं। बोला कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। बोला कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0 का एक द्विघात जो समीकरण दिया हुआ है, उसका विविधकर ज्ञात कीजिए और उसका मूल की प्रकृति भी बताएं। अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करें, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है। तो यानी कि ये बराबर हमारा हो गया 4, b बराबर हो गया माइनस 4 रूट 3 और c बराबर हो गया 3। हम लोग जानते हैं कि अगर विविधकर निकालने पूछा है तो विविधकर क्या होता है, d होता है,
अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं। तो बी के बराबर कितना है, ये है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ये केवल ये है, तो ये का मान कितना 4 है और सी का मान कितना है 3 है। और इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 4 से 16 48 हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा, माइनस 4 से 16 48, देखिए वही हाल हो गया, यहाँ पर भी 48 माइनस 48 आने की 0 आ गया। देखिए अगर विविध का 0 आ गया, विविध क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर विविध का 0 आता है तो हमारे पास 3 कंडीशन था, एक ग्रेटर देन 0, एक बराबर 0, एक लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन था तो हमारे पास वैल्यू क्या था, उसका प्रकृति क्या लेते हैं, प्रकृति, इसका प्रकृति क्या है, या अगर बराबर आ गया है तो पहले तो वास्तविक देगा ही देगा, प्रकृति इसका वास्तविक है, तथा देखिए भाई ग्रेटर देन रहता तो यहाँ यह समान रहता, मतलब बराबर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए क्या हो गया, समान हो गया, प्रकृति समान है। लेकिन इसका वैल्यू निकल सकता है, जब तक इसका वास्तविक है तो वैल्यू निकलेगा, इसका अस्तित्व है क्या, मूल का अस्तित्व है, जब है तो फिर कैसे निकाले, देखिए ये x बराबर लिख सकते हैं, इसलिए मूल बराबर हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पुट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा का मान यहाँ पर आ गया 0, कितना आ गया 0 था, हम उतना फिर यहाँ पर बैठा करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हमारा समय भी जाएगा, तो सीधे हम पुट करते हैं 0, क्योंकि ऊपर में तो सॉल्व ही किए हैं, हम ही सॉल्व किए हैं 0, तो दूसरा थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जाएगा 4, ये का मान 4 है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या लिखते हैं, माइनस बी कितना, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। अगर इसको अलग कर लेते हैं पहले, ताकि प्लस माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब 2 वैल्यू देगा, हमको फिक्स पता है, तो ये लिखेंगे 4√3 प्लस में 0 बटा में 8, तो लिखेंगे 4√3 माइनस 0 बटा में 8, तो काटेंगे क्या हो जाएगा 4√3 बटा 8, दूसरा में 4√3 बटा में 8 काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि आ रहा है यहाँ पर √3/2 और √3/2, x का 2 अस्तित्व क्या ही आया, दोनों देखिए दोनों समान है कि नहीं है, अगर हमारे पास 0 था समान था, अगर ग्रेटर होता तो यहाँ पर दोनों समान नहीं होता, कुछ अलग अलग होता, ठीक है। चलिए फिर इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए सिद्ध करने वाला दोस्तों, अगर आप सिद्ध कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारे आपके पास और भी 3 क्वेश्चन है, आपके पास टोटल कितना है 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन को छोड़ना है, तो जो अच्छे तरह से बना पाते हैं उसी को बनाइएगा। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, यह जो परमे से दिया है, ठीक है, परमे आपका शुरू स्टार्टिंग में ही परमे है, वही परमे डाल दिया है, एक हमारे पास त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज बना दिए। अब इस त्रिभुज में बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको ये है, ये बी है, ये सी है, बोले कि एक भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर हम लोग खींचते हैं अन्य, एक भुजा के समांतर अन्य 2 बिंदुओं पर, तो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, इसको प्रतिच्छेद कराता है इसे, तो हो जाएगा यहाँ पर डी मान लिया, इसको ई मान लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बोलता है कि उन्हें समान अनुपात में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हम शॉर्टकट थोड़ा बताएंगे, इसको ये थ्योरम थोड़ा सा लॉन्ग है तो थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो यहाँ पर बोले एबीसी त्रिभुज में ए बी बीसी के समांतर ए बी के बिंदु डी तथा ए सी के बिंदु ई पर प्रतिच्छेद, बिंदु ई को मान करके एक हम डी रेखा खींचे जो कि इसका बीसी के समांतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब समांतर है तब क्या यहाँ पर रचना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रचना, तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, थेल्स परमे, इसको क्या बोलते हैं, थेल्स परमे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता है AD बटा BD और AE बटा EC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, क्या करते हैं, रचना, ठीक है। देखिए रचना थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा फिर लिख नहीं रहे ताकि छोटा हो जाएगा तो लेट हो जाएगा, लिखने में थोड़ा हटेगा भी नहीं। रचना करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचते हैं, ऐसे से खींच देते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक, यहाँ से भी इसे खींचते हैं जो 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वही इसको मानते हैं
तो ई एफ भी ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एम लेते हैं, यहाँ पर एन ले लेते हैं। अब एक लाइन यहाँ पर भी खींचना है, जैसे ऐसे मिलाना है, और यहाँ पर भी इसे मिलाना है, ठीक है। चलिए अब जो जो यहाँ पर काम किया वो काम यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर क्या किए कि ई एम परपेंडिकुलर खींच दिए ए डी, या तो ए बी पर। दूसरा क्या कर दिए, डी एन परपेंडिकुलर, देखिए डी एन ये है ना परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ए सी लिख दिए। अब साथ साथ क्या बोल सकता था, बी और डी सी को मिलाया, बी और डी सी को मिलाया, तो मिलाया मिलाए कुछ लिख सकते हैं, मिलाया, ठीक है। जो काम किया वो काम कर ली थी यहाँ पर, इसको इसको मिला दिए। अब हमें प्रूफ करना था, देखते हैं धीरे धीरे। हम लोग जानते हैं इस अगर 90 डिग्री रेख, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का त्रिभुज समकोण त्रिभुज का है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है, 1/2 गुने आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। बस वही फॉर्मूला हम लगाएंगे त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तो फटाफट, अगर इस त्रिभुज में देखा जाए ये डी ई में, अगर ये डी ई ये त्रिभुज देखा है, देखिए ये लंब है, तो देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं क्या होता है। अच्छा डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखेंगे, इधर लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। तो हम लोग सीधे लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई, यानी कि इधर वाला त्रिभुज का इधर से लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री इधर हो गया, इधर उधर परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर, तो इधर वाला हम ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं, ठीक है। एडी वाला तरफ ले रहे हैं, जगह हाफ परपेंडिकुलर क्या है, ऊंचा आधार, अच्छा आधार पहले क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई क्या है आपका हो जाएगा ई एम, ठीक है। चलिए लिख दिया अभी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा हम मानते हैं नीचे तरफ लेते हैं त्रिभुज एरिया त्रिभुज, अब लेते हैं इसमें डी ई बी, या तो डी बी ई कुछ ले सकते हैं, डी बी ई में बराबर 1/2। देखिए अगर ये त्रिभुज लिए हैं, देखिए इस त्रिभुज लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हाइट जो है पीछे तरफ चल गया, वही हाइट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, आधार आपका हो गया डी बी हो गया इंटू ई एम, वही वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए 2 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रेशियो यहीं पर कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलिए रेशियो कर देते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन माने कि नहीं माने, अभी नहीं मानते हैं क्वेश्चन, बाद में मानते हैं क्वेश्चन। अब इसको रेशियो करते हैं, ए डी ई बटा में एरिया त्रिभुज डी बी ई कर दिए हैं, तो हो जाएगा हाफ ऑफ, देखिए 1/2 गुने ए डी गुने ई एम बटा में एरिया त्रिभुज डी एम, और सॉरी यहाँ एरिया त्रिभुज लिख दे रहे हैं, हाफ है ना, हाफ गुने डी बी ई एम, एम कट गया, हाफ ऑफ कट गया, क्या बचा यहाँ पर ए डी बटा में डी बी बचा है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास उधर उधर से भी देखेंगे, उल्टा घूमेंगे तो क्या बनेगा, एक एरिया त्रिभुज मिलेगा। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज उधर से घूमते हैं, ये ई डी में, ए ई डी में देखते हैं तो हाफ हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा उधर का आधार, और उस पर भी एक लंब खींचा हुआ है डी एन, तो डी एन भी खींच दिए। अब दूसरा एक एरिया त्रिभुज लेते हैं, उधर से भी डी ई सी, या तो ई सी डी में भी लेते हैं, ई सी डी में हो जाएगा हाफ ई सी गुने वही डी एन, देखो ई त्रिभुज में लेते हैं तो पीछे तरफ उसका हाइट हो गया डी एन, ठीक है। अब दोनों का रेशियो करते हैं, इधर फटाफट। चलिए अब यहाँ पर सामने सामने लिखते हैं, होता है उधर। अब दोनों को रेशियो कर देते हैं। रेशियो करने पर क्या आता है, एरिया त्रिभुज ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया त्रिभुज ई सी डी करते हैं तो क्या मिलता है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, 1/2 गुने ए ई गुने डी एन डिवाइडेड बाय 1/2 गुने ई सी गुने डी एन। कट गया डी एन, हाफ कट गया, बचा क्या, ए ई बटा में ई सी बचा, ठीक है। 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया।
देखिए ई सी डी ना, ई सी डी, ई सी डी, डी बी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि दोनों त्रिभुज का अगर देखा जाए, दोनों त्रिभुज में तो ये जो भुजा है दोनों के लिए कॉमन है। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखो तो ये जो आधार है दोनों क्या है, सेम एक ही आधार। देखो दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखिए फिगर में एरिया त्रिभुज डी बी ई और तथा एरिया त्रिभुज क्या है, एक ही समांतर डी और बी सी में, और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। ई सी डी एक ही आधार किस पर बना है, डी ई पर बना है कि नहीं, जो बना है तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दोनों का एरिया बराबर ए डी बी ई हो जाएगा बराबर एरिया त्रिभुज ई सी डी। समीकरण 3, ठीक है। अब 1, 2 और 3 से हम लोग कर सकते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है कि ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई बटा में ए सी, ये होता है, ठीक है। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस एक ही है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 12 से लिया गया है। बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए एक भवन है, ये क्या है, भवन है। अब भवन का कितना है हाइट, इसको मानते हैं ए, मानते हैं इसको मानते हैं बी, ठीक है। ए बी का भवन है वो 7 मीटर है, ठीक है। अब बोला कि बगल में एक टावर भी बहुत बड़ा खड़ा है। ग्राउंड तो सबका सेम ही होगा। यहाँ पर नीचे देखते हैं अब क्या होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर उस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60। अगर यही पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट से नीचे देखते हैं, शिखर से पॉइंट से नीचे देखते हैं, हाँ, तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले सबका वैल्यू पुट करते हैं, ये बी सी डी और ये ई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा बगल में 7 मीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब इसका वैल्यू निकल जाएगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो माने सबसे पहले लिख लेते हैं, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन ए बी भवन की ऊंचाई है जिसमें 7 मीटर दिया हुआ है। दूसरा में है सी डी है जो टावर की ऊंचाई, उसको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये एंगल ये है 60 और ये 45, तो अब नमन कोण ऊपर 45 होगा तो नीचे भी एंगल कितना होगा 45 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी हो जाएगा 45 डिग्री अब नमन कोण से, ठीक है। क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऊपर 45 तो नीचे, और नमन हमेशा ऊपर बनाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं एंगल बना दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद एकांतर कोण से फिर नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर हमको पहले इसका हाइट पहुंचना है, पहले ये हाइट जरूरी जानना। यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, पहले ये वाला जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड दिया हुआ है 7 मीटर, तो हम क्या कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा है जो हमारा बीडी को रिलेशन बताएगा और बीडी का वैल्यू देगा, ठीक है। ये है लंब, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ये लंब है, ये आधार है। तो हम कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे कि हमारे पास लंब और बेस का कनेक्टिविटी पहुंचाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेन जो है, अगर इस त्रिभुज ए बी डी में देखा जाए तो हमारे पास थीटा कितना है 45 डिग्री का आ गया है। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। अच्छा पहले लिखते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। लंब मतलब लंब क्या है, ए बी है, आधार कितना है बी डी है, बी डी हो जाएगा। अब 1045 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर लंब कितना है 7 बटा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइड लगा के गुना जाएगा तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 आपका मीटर हो गया, इधर भी हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि बी डी आ गया हमारा 7 मीटर। ये भी 7, जब ये और ये दोनों समांतर है तो यहाँ लिखते हैं बी डी बराबर क्या है ए ई, तो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर भी पहुंच गया 7 मीटर, क्योंकि दोनों क्या है समांतर के रूप में है। अब देखिए ये भुजा 7 मीटर है, तो ये एंगल के माध्यम से हमको आधार पता है, लंब की ओर पहुंचना है। तो आधार और लंब का रिलेशन फिर 10 देता है, तो 10 से ही हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसलिए फिर त्रिभुज ए ई सी या तो सी ई ए में, ठीक है। ठीक है, हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, तो 10 से हम पहुंच सकते हैं लंब बटा आधार से। 10 60 डिग्री बराबर होता है, लंब कितना यहाँ पर है
सी ई है बटा आधार हमारे पास ये ई है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है बराबर ए सी ई पता नहीं है 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना करें तो हो जाएगा सी ई बराबर 7√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 7√3 देखिए यहाँ पर है 7√3 मीटर। ठीक है, अब हमको पूरा टावर की ऊंचाई पूछा है, केवल 7 सी नहीं पूछा है, पूरा सी डी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए तो इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि सी डी पूरा लंबा है, पूरा क्या है, बड़ा है, और उसको दो पार्ट में बांट के हमारे पास आंसर मिला है। ठीक है, तो दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तब तो हमें सी डी मिलेगा। अब हो जाएगा यहाँ पर सी ई प्लस में ई डी। अब देखो सी कितना है, 7√3 है, प्लस में 7 हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा √3 प्लस में 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर मीटर हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई हो जाएगा 7√3 प्लस में 1 मीटर है कि नहीं, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग बना सकते थे क्वेश्चन, लेकिन फिगर इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि फिगर आप जब तक नहीं बना पाओगे तब तक आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है लास्ट, अच्छा लास्ट तक पहुंचेंगे, 17 हो गया, 18 19 दो क्वेश्चन बचा हुआ है भाई। देखिए 18 नंबर भी है, 13.4 एक्सरसाइज 13.4 का छिनक से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 ही उठा लिया। ठीक है, देखिए छिनक का क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास है, उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है 14 सेंटीमीटर। पानी पीने गिलास में आते हैं, ये हमारा हो गया पानी पीने वाला गिलास, इसकी जो हाइट है 14 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि उसका जो ऊपर वाला भाग की त्रिज्या है, ऊपरी भाग का त्रिज्या सॉरी व्यास है 4 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला का व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, इसकी धारिता कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है, इसका आयतन कितना है। तो धारिता पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं करना है, धारिता मतलब हो गया इसकी कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, इसका कैपेसिटी मतलब पानी इसके अंदर में कितना भर सकते हैं, और इसका आयतन कितना है। तो देखिए ऊपरी भाग की त्रिज्या लिखते हैं पहले, हमारे पास सबका व्यास दिया हुआ है, गलती से कंफ्यूजन करके 4 नहीं भर देना है। ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, देखिए ऊपरी भाग का त्रिज्या, ऊपर वाले भाग की त्रिज्या, ऊपरी भाग की त्रिज्या यानी कि व्यास उसका आधा कर देंगे 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और निचले भाग का त्रिज्या हमारा हो जाएगा, इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2 निचली का। ठीक है, तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, नीचे वाला त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, इसका R2 मान लिए, R1 यहाँ से निकलेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अब हो रहा है कि गिलास की धारिता पूछ रहा है। अच्छा हाइट इसका लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, भी हम मेंशन कर देते हैं, बराबर छिन्नक का आयतन। देखिए धारिता कहने का मतलब उसमें कितना पानी भर सकता है, मतलब जितना उसका आयतन रहेगा उतने उसमें पानी भर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/3 हो गया, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो गया, एच का मान कितना है 14 है, इंटू R1 का स्क्वायर यानी कि इसको लिखते हैं R1 का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1, 1/3 गुने 44/3 हो गया, इंटू और यहाँ पर क्या बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2, ये होगा 44/3 इंटू 4 5 2 7 मल्टीप्लाई 728 के 8 हाथ में 2 728 29 30 बटा में 3 सेंटीमीटर आयतन, इसलिए क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी ला सकते हैं, आप तो पूर्णांक के रूप में ले सकते हैं, तो 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 2 आ गया 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट भी देना, स्क्वायर नहीं देना गलती से, यहाँ पर आयतन है तो क्यूब देना। ठीक है, लिख रहे हैं कि गिलास की धारिता जो हो जाएगी 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, आ तो फिर 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सब सही है। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन। एकदम धकाधक, थोड़ा सा मेहनत लगा है, समय लगा है। अगर मेरा मेहनत समझते होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि सबके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए माध्य ज्ञात करना है और अंतराल दिया हुआ है 100 से 150। चलिए बनाने का 3 तरीका है, लेकिन हम थोड़ा सा लॉन्ग वाला बना के दिखा देते हैं ताकि बहुत ही कम बड़ा कैलकुलेशन आएगा, नहीं तो अचानक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करने में फिर दिक्कत होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई की जगह बड़ा वैल्यू आएगा
तो उसमें फिर हम लोग सॉल्व होता है, काउंटिंग करने में, ऐड करने में भी दिक्कत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 19 क्लास इंटरवल दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। शायद जगह काफी घट नहीं जाएगा ना, लिख लेते हैं इधर 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये तक है ना। 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है इसका, 4 5 12 2 2। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं? एक्स आई। एक्स आई क्या है? तो यहाँ पर देखिए तो वर्ग चिन्ह है। क्या है? वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? एक्स आई, ये एफ आई था, ये एक्स आई था। वर्ग चिन्ह हम दोस्तों निकालते हैं निचली सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो हमारा निकलता है वर्ग अंतर, वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो देखिए 100 प्लस 150, यहाँ पहले जोड़ के दिखा देते हैं। 100 प्लस 150 को 2 से भाग दीजिए, तो 250 होता है ना, 250 का आधा 175, ठीक है। नहीं 125, 125 हो गया, फिर 50 हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 में फिर 50 हो जाएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा, फिर 225 हो जाएगा 275 हो गया, फिर 275 में फिर 325 हो गया, ठीक है। चलिए ये खत्म कहानी। अब दोस्तों यहाँ से यहीं से खेला शुरू होता है। आप अगर फिक्स से निकालते हैं, एफ से निकालना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके निकाल के, तो बड़ा बड़ा वैल्यू है तो उसे मल्टीप्लाई करना हमको उचित नहीं लगता है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा समय बर्बाद होगा। तो सबसे सिंपल है, एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं। अब निकालते हैं डी आई। क्या निकालते हैं? डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है कि यही एक्स आई में से कोई बीच का वैल्यू आराम से मान लीजिए, ये उसी को पहले अर्थ मतलब एज्यूम्ड इमेज जिसको बोलते हैं, पहले ही ये मान लीजिए। अगर देखिए बनाने का तरीका यहीं से भी आपका हो गया, यहीं से भी आंसर आ जाएगा, बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको छोटा करना चाह रहे हैं, तो छोटा करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम इसको एज्यूम्ड मान लेते हैं, इसको पहले ही ये मान लिया। क्या मान लिया? देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई तक जाएंगे बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, ठीक है। ये मैथ का फॉर्मूला। अब यहाँ से गुना गुना करके लिखिएगा, उस फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो ये वाला यहीं से गुना गुना करके निकाले रखिए, एफ आई भी निकल गया है और एक्स आई भी निकल गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ ये कॉलम नहीं हो जाता मेरा, लेकिन बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाता 1500 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करना चाह रहे हैं, तो इसको पहले ये मानते हैं, इसको इससे बनाएंगे, ठीक है। ये मान लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी में ये इसी का वैल्यू मान करके इसी में घटाइए। तो देखिए 225 में फिर 125 में से 225 घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए? तो हमारे पास बचेगा -100 बचेगा। कितना बचेगा? -100 बचेगा। अब 175 में फिर 225 तो बचेगा -50 बचेगा। फिर 100 225 में फिर 225 अपने अपने माइनस कर रहे हैं जीरो। देखिए यहाँ पर 125 में माइनस कर रहे हैं 225, तो 100 नहीं बचेगा, बचेगा। आप फिर 175 में से घटा दीजिएगा 225, सभी 225 सभी घटा रहे हैं, यहाँ भी घटा, यहाँ भी सब जगह, ठीक है। तो जीरो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से एफ आई डी आई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं निकाल रहे हैं और इसे छोटा करेंगे, एकदम छोटा से छोटा कर देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन पूरा कम हो जाएगा। देखिए अभी भी अगर एफ आई और डी आई गुना करते हैं तो फिर भी 100 में आंसर पहुंच रहा है, लेकिन हम इसको भी छोटा करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा पॉइंट वैल्यू यहाँ पर देखिए जो सभी में कॉमन आ जाए, ठीक है, सभी कॉमन आ जाए। 10 भी आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, 25 आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है, 35 नहीं आ रहा है, 40 50 आ रहा है, तो सबसे बड़ा कॉमन लेते हैं ताकि वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं हमारे पास यू आई। क्या लेते हैं? यू आई, ठीक है। यू आई बड़ा है डी आई बटा में 50। जो वैल्यू यहाँ पर सभी कॉमन आ रहा है उसी को ले लिए, ठीक है। अब क्या होता है 50 से देखिए भागा दिए। अब यहाँ देखिए पहला वाला में क्या करिए, मान करके घटाएं, तो घटा करके यहाँ लिखें। अब जो यहाँ पर आया है सबसे कॉमन लग रहा है उसको भागा दीजिए, तो 50 आ गया है, इसी को एच माने। क्या माने? एच, ठीक है। यही एच यहाँ पर बैठाएंगे, तो एच माने आप देखिए 100 को 50 से भागा दीजिए तो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर 100 को भागा देंगे -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब देखिए कितना छोटा पहले कर दिए, इसको समझ रहे हैं। अब देखिए एफ आई यू आई निकल गया। अब एफ आई यू आई दोनों गुना कर देंगे तो एफ आई यू आई निकल जाएगा। अब लिखेंगे एफ आई यू आई, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए एफ आई यू आई कितना छोटा हो गया, 4 में क्या 2 नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, -8 हो जाएगा। अब 5 में से क्या -1 नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, -5 हो जाएगा। 12 में से क्या 0 नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, आराम से करेंगे 0 हो जाएगा। 2 में से करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। देखिए कितना आसान हो गया।
अब हम यही सीखा सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, 4 2 6, इधर प्लस में 6 है और माइनस में कितना है 8 8 5 13, तो 12 7 हो गया, माइनस 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभी रुकिए, ये इतना ही आंसर नहीं है, अभी फॉर्मूला बैठाई कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर इसको सिग्मा एफ आई भी करना पड़ेगा, सिग्मा की एफ आई सभी में डिवाइड होता है, इस आता है 25 कितना आता है, देखिए 4 5 9 9 10 11 12 13 2 15 और 10 25, हाँ ये हो गया, सभी को निकालिए जोड़ जाड़ के। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा देते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। और देखिए ये कितना माने, ये जो माने वही 225 प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस में 7 बटा में कितना है 25, एच कितना है 50, देखिए 50 ऊपर में भाग दिए थे, 225 यहाँ पर प्लस है, प्लस देते हैं, माइनस 7 में लेते हैं, बटा में 25 दूना 50 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 7 14 गुना कर देते हैं, तो जगह यहाँ पर लेते हैं -14 गुना करने के बाद है ना, देखिए 7 14 होगा -14 225 -14 कितना जाएगा यहाँ पर, देखिए आंसर 225 14 घटाएंगे तो जाएगा 1 211, ठीक है, इतना हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये मीन आ गया, माध्यक पैसा देना पड़ा इतना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आंकड़ों का मार्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंकड़ों का मार्ग 211 हो गया। ठीक है आंसर, तो इसका आंसर हो गया 211। इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही थोड़ा सा समय लगा, वीडियो लॉन्ग हुआ, लेकिन मेरा कोशिश यही था कि एक शॉट में पूरा वीडियो अपलोड करने का। तो प्लीज किसी भी तरह से एकदम आत्मविश्वास धैर्य रख करके थोड़ा सा समय दीजिए और देखिए वीडियो को, और अपने कॉपी में 3 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, जैसे से अपलोड होगा नया नया, मतलब जैसे जैसे नया आएगा वीडियो अपलोड होते जाएगा, तो आपको केवल क्या करना है, जोर से तैयारी करना है और एग्जाम में एकदम फोड़ देना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।